Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं पार्ट 4 मोटिवेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। अब तक हमने टोटल 3 पार्ट देखे जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट में टूल्स ऑफ मोटिवेशन देखा। देन आफ्टर हमने थियरी एक्स एंड थियरी वाई देखा। पार्ट 3 के अंदर हमने डिफरेंस बिटवीन थियरी एक्स एंड थियरी वाई देखा। एंड नाउ द फोर्थ पार्ट, दैट इज थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन। अब ये क्या है, कौन से एक्सपर्ट ने ये थियरी लिखी है? मैंने पहले भी कहा था मोटिवेशन की सीरीज में हम सबसे पहले तो समझेंगे मोटिवेशन क्या है, फिर अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई अलग अलग थियरीज को हम समझेंगे। सभी एक्सपर्ट्स हैं, टोटल 4 एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थियरी मोटिवेशन की लिखी है, जिसमें से एक हमने देख ली थियरी एक्स एंड थियरी वाई जो मैकग्रेगर ने लिखी थी। आज हम देखने वाले थियरी जेड जो विलियम आउची ने लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन। अभी बट वैसे जैसे ही आप मोटिवेशन पे आओगे तो एक कॉमन डेफिनेशन जो सभी को पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ज्यूसियस, मोटिवेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और ओन सेल्फ टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जब बिजनेसमैन हार मानने लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो तब उसको कोई ना कोई मोटिवेट करने आता है कि तू कर सकता है, या तो फिर वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, वरना वो हार जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिला तो मोटिवेशन इज मस्ट फॉर ऑल बिजनेसमैन, फॉर ऑल पीपल। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है मोटिवेशन की। अब चलते थियरी जेड के मेन पोर्शन पे कि भाई ये थियरी दी थी किसने और क्यों। तो नाम याद रखेगा, जैसे मैकग्रेगर ने थियरी एक्स और वाई दिया है, वैसे सेम थियरी जेड जो है वो विलियम आउची ने प्रेजेंट किया है। विलियम आउची का ये जो थियरी है, मैं आपको बेसिकली नॉर्मल सेंस में बता देता हूँ। ये एक जैपनीज कंसेप्ट थियरी है। जैपनीज कहो या यूएस कंसेप्ट थियरी कहो, क्योंकि जापान और यूएस कंपनीज में ये थियरी बहुत ही ज़्यादा चलती है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मेजॉरिटी जापानीज और यूएस कंपनीज इस थियरी को फॉलो करती है अपनी कंपनी के अंदर, ताकि कंपनी स्मूथली चल पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हुई थियरी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेड रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने इस थियरी को अडॉप्ट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय मोटिवेट हो गए उसका फ़ायदा कंपनी को भी होगा, क्योंकि वो मोटिवेट हो गए तो काम करेंगे, और काम करेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी को ही प्रॉफिट होने वाला है। तो ये थियरी जैपनीज थियरी है जो अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, तो उसी वजह से उसको जैपनीज और यूएस कंबाइंड थियरी भी कहा जाता है। William Auchi presented theory Z, which explains what is Japanese managerial techniques and how it can be utilized in the USA। कि भाई एक जैपनीज टेक्निक है जो धीरे धीरे यूएसए में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई और वहाँ की इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेबल हो चुकी है। जापान में तो ये सक्सेसफुल थी, यूएस में भी, यूएस की इंडस्ट्रीज में भी ये थियरी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, और कुछ गिनी चुनी और कंपनियों में भी, कंट्रीज में भी। Auchi's theory Z has been widely utilized in industrial enterprise of America and Japan to motivate the human labor। ज़्यादातर ये सक्सेसफुल अमेरिका और जापान में दिखाई दी, जिसके इस थियरी की मदद से बहुत सारे लेबर खुश हुए क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। In it, comparative style of Japanese and American managerial system has been explained and recommendation have been made to utilize Japanese method or techniques in America। भाई ये टेक्निक बहुत अच्छी रही जिससे अमेरिका ने भी इसको अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्री इस थियरी को अडॉप्ट कर रही है अपनी कंट्रीज के अंदर, या बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपनी कंपनियों में ये अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये थियरी है क्या? सेम वे जैसे मैकग्रेगर का मानना था कि हर एक एम्प्लॉय कभी ना कभी थक के काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग थोड़े टाइम के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज़ फिक्स है, चाहे कितना भी अच्छा एम्प्लॉय क्यों ना हो,
वो कभी ना कभी तो काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा, क्योंकि वो भी कभी ना कभी थकेगा, वो भी कभी ना कभी डीमोटिवेट होगा। और ऐसा ना हो उसके लिए विलियम आउची ने लिखा है थियरी जेड। उनका कहना ऐसा था कि आप अपनी कंपनी में इतनी चीज़ों को फॉलो करिए, मैं जो कह रहा हूं उन चीज़ों को फॉलो करिए, आपका एम्प्लॉय कभी भी डीमोटिवेट होगा ही नहीं। डीमोटिवेट होगा तो मोटिवेट करना पड़ेगा ना, आप पहले से इतनी चीज़ें करिए, वो ऑलवेज मोटिवेट होगा। तो देखते हैं उन्होंने कौन सी चीज़ों पे फोकस करने का है। सबसे पहला, बेटर वर्क प्लेस। भाई एम्प्लॉय को सबसे अच्छी कंडीशन दो काम करने की, मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं रखने के, नॉर्मल वर्किंग आवर्स रखने के जो एक ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट कर सके। काम ऐसा दो उसको जो उसको पसंद आए, ताकि जिसको पसंद जो काम आता है वो और अच्छे से करेगा और जल्दी से करेगा। हो सके उतना आप उसको कैंटीन फैसिलिटी दो या उसको अच्छी केबिन स्पेस दो। आजू बाजू कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरे की डस्टबिन क्लीन होनी चाहिए, टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन, क्योंकि ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती है। अगर कोई चीज़ खराब होगी तो उसका ध्यान बार बार वहाँ पे जाएगा, काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो हाइजीन भी मेंटेन होनी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो टी ब्रेक या लंच ब्रेक ले पाए जब भी उसको करना हो। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड करो। जब जब आप अच्छी वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हो वो हमेशा खुश रहेगा, उसको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो उसको पसंद है, तो उसको वैसा माहौल ला के दो। तो ये सबसे पहला तरीका है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने का, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। दूसरा, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने के बारे में मत सोचिए, उसको लिया है तो उसको लाइफ टाइम अपने यहाँ पे रखना, उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो कुछ नया सीखता जाए। क्लियर, लेकिन उसको कमिटमेंट दो। और आज की तारीख में हर एक कंपनी ऐसा करती है, जब भी किसी को परमानेंट अपॉइंट करती है तो वो जब तक उसकी रिटायरमेंट ना हो तब तक उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, अनटिल अनलेस कि वो छोड़ के चला जाए या उसकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए ताकि उसको निकालना पड़े। अदरवाइज तो कंपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करती ही है, और ये होना भी चाहिए। भाई वो आपकी कंपनी के लिए आ रहा है तो आपकी कंपनी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर आप उसको बोल दोगे ना कि लाइफ टाइम हम तुझे ले रहे हैं, तू चिंता मत करना, कभी भी तुझे निकालेंगे नहीं, तो उससे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है किसी के लिए? गारंटेड जॉब फॉर लाइफ टाइम। तो ये भी एक तरीका है किसी को मोटिवेट करने का। पॉजिटिव टूल फॉर मोटिवेशन। भाई अपने एम्प्लॉय को हमेशा अच्छे तरीके से मोटिवेट करिए, कभी भी नेगेटिव टूल मत यूज़ करिए। मैं तेरा पगार काट दूंगा, मैं तुझे जॉब पे से निकाल दूंगा अगर तू काम, ये नेगेटिव वर्ड्स अपनी कंपनी में मत आने दीजिए। अपनी कंपनी को हमेशा पॉजिटिव रखिए। क्लियर, तो ही वो आपके साथ अच्छे से काम करेगा। वरना क्या होगा, आप नेगेटिव टूल यूज़ करोगे, वो आज तो काम कर लेगा, कल फिर से डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव टूल यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो वर्क कंटिन्यू करेगा। तो ऑलवेज यूज पॉजिटिव टूल फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, वो काफ़ी असरकारक होते हैं। स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन। मैं विलियम आउची का कहना ऐसा था कि धीरे धीरे प्रमोशन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दो दो साल में प्रमोशन ना। आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रमोशन होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद। ऐसा नहीं कि आपने कोई अच्छा काम कर लिया आते ही 6 महीने में और आप 6 महीने में प्रमोट हो गए, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको टाइम तो लेने दो कंपनी के अंदर, आप ऐसे ही प्रमोशन मत दे दो। क्लियर, उसका एक्सपीरियंस लो, कैसा है पता करो। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप उसका मोटिवेशन करो, हाँ प्रमोशन करो। करियर पाथ, हाँ, उसका करियर डेवलपमेंट होना चाहिए। उसको पूरे करियर का चार्ट दिखाओ कि 10 साल के बाद तू इस पोजीशन पे होगा, और 10 साल के बाद तेरी पोजीशन यहाँ तक होगी, और 10 साल बाद उसका रिटायरमेंट तक का पाथ रेडी होना चाहिए। क्यों? अगर आप ऐसा करोगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा उसको, और वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए कि यार कंपनी ने मेरा इतना बड़ा करियर प्लानिंग किया है, अब मैं पक्का कंपनी के लिए कुछ करूँगा। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉय को अंदर से मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो करियर पाथ उसका बना के दो। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है काम करने के लिए।
और भी कुछ चीज़ें जिसके ऊपर फोकस करनी चाहिए, जैसे कि इनफॉर्मल कंट्रोल। ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल मत रखो, वरना क्या होगा, वो आपकी कंपनी से हैरान हो जाएगा, हैरान परेशान होकर आपकी कंपनी को छोड़ देगा कि ये तो भाई हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। भाई ये कोई क्या आपका स्कूल है क्या जहाँ पे आप मार मार के समझाओगे? अब गया वो ज़माना। अब आपके एम्प्लॉयज़ बड़े हैं, उनको छोड़ दो अपने हालत पे। वो अपना काम कर रहे हैं ना, कैसे भी कर रहे हैं। आपका टारगेट तो पूरा हो रहा है ना, तो क्यों उसको आप ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो? तो ऑर्गेनाइजेशन को आपको फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल वे में कंट्रोल करना है। थोड़े पर्सनल रिलेशन रखिए एम्प्लॉय के साथ, उनके साथ थोड़ी बातचीत करिए। ये सब चीज़ें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। फिर आप एकदम फॉर्मल रहोगे कि भाई नहीं, मैं तो लोअर 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 कैटेगरी वालों से बात ही नहीं करता, या सुपरवाइजर से बात नहीं करता, मैं तो ऑफिसर हूँ बहुत बड़ा। तो ये सब चीज़ें डिस्टेंस पे क्रिएट कर देगी कंपनी के अंदर, और इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के अंदर। एम्फोसिस ऑन ह्यूमैनिटी, कंसर्न फॉर दी पीपल। भाई आपको एक इंसानियत के नाते कंपनी चलानी है, ऐसा नहीं कि उसको निचोड़ दो। भाई उसको तो इतना पगार मिल रहा है तो उसके पास 10 गुना काम करवाओ, अच्छा खासा तो पगार मिल रहा है। ये गलत तरीका है। क्लियर? आप पगार दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, वो उतना तो काम कर रहा है जितना आप उसको पे कर रहे हो। फिर आप उसको मिसयूज करना चाहोगे तो ये गलत है। फिर तो वो और डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर आपको उसको मोटिवेट ही करना है तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उसके पास काम कराइए, इंसानियत को ध्यान में रख के। उसको पूछिए कैसा है वो, तेरे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तेरा काम थोड़ा कम कर देते हम, अगर तूने इतना ज़्यादा काम किया तो तुझे प्रमोट कर देते हैं, तेरी इंक्रीमेंट कर लेते हैं सैलरी की। ये सब चीज़ें करो, एक इंसानियत के नाते जो आप कर सकते हो वो करो, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर कोई कंपनी डिसीजन ले रही है छोटा या बड़ा, अगर आपको लगे कि भाई आपको अपने लेबर की भी एडवाइस लेनी चाहिए, या अपने मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी भी एडवाइस लेनी चाहिए, तो लो। क्यों? ये करने से ना उनको भी अच्छा लगता है कि यार कंपनी ने हमें भी कुछ पूछा डिसीजन लेने से पहले। हमारे यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल वाले डिसीजन ले लेते हैं और बेचारे मिडल और लोअर लेवल वालों की एडवाइस ली भी नहीं जाती। वो बेचारे उस हिसाब से काम करते हैं। अरे भाई उसकी एडवाइस ले लो, उसको पता है वही तो मेन काम करने वाला है, आप तो सिर्फ प्लानिंग करके छोड़ दोगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो उसकी एडवाइस भी तो लो कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये जो मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट हो गए, यार क्या बात है, कंपनी हमें पूछ के कोई डिसीजन लेती है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। मूविंग फर्दर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भाई आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो एक असेट है आपकी, उसकी कदर करना सीखो, उसका करियर बनाना सीखो। क्लियर? आपके कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है, उनका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए, टाइम टू टाइम प्रमोशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम नॉलेज अपग्रेड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी कंपनी में होनी चाहिए। अगर आप ये सब करोगे तो आपका एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड ही रहेगा। तो विलियम आउची के कुछ पॉइंट थे कि इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को जल्दी पड़ती है, कुछ लोगों को देर से पड़ती है, लेकिन मोटिवेशन तो हर किसी को चाहिए। और आप इन सब चीज़ों से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा विलियम आउची का मानना है। ये उनकी थियरी थी। अब थियरी तो उन्होंने लिख दी। जैसे मैकग्रेगर को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वैसे विलियम आउची की थियरी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि कहीं ना कहीं ये थियरी में बहुत कुछ गलत है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट रेडी नहीं है कोई फैसिलिटी देने को, वो इनफॉर्मल कंट्रोल नहीं करना चाहता, उनको फॉर्मल चाहिए, सब कुछ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो ये थियरी ऐसी जगहों पे काम आती नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट इतना लिबरल होगा ही नहीं। कुछ जगह पे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो कभी ऐसी थियरी को वेलकम करते नहीं है। तो खासकर इंडिया में, तो इंडिया में ऐसी थियरी इम्प्लीमेंट होना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
आप एक तरफ कह रहे हो उसको खुश करो, उसको जो चाहिए वो सब कुछ दो, उसके टाइम टू टाइम प्रमोशन करो, अपग्रेड करो उसको, तो क्या ये कंपनी तैयार है ये सब खर्च करने के लिए? क्योंकि आप जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हो उसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। फिर कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि ज़्यादा खर्च नहीं करने का, तो इस थियरी को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? क्योंकि इंडिया में बजट बहुत मायने रखता है, कंपनियां बजट के हिसाब से चलती है। अब बजट ही नहीं है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया खर्च करने के लिए, तो पॉलिसी फेल हो गई ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंडियन पॉलिसीज जो है, इंडियन कंपनीज की जो पॉलिसी है, वो ऐसी थियरी को वेलकम कर पाती नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, भाई यहाँ पे इंडिया में कैसा है, लोग एक दूसरे को काम पास करते हैं। सीनियर जो है वो अपने जूनियर को देता है, जूनियर अपने जूनियर को देता है, और काम आगे ही बढ़ता जाता है। तो जो मोटिवेशन है, जिसको रियल में मिलना चाहिए, जो नीचे बैठा है बॉटम लेवल पे, वो तो बेचारा कभी मोटिवेट हो ही नहीं पाता। तो ये सब थियरी इंडिया में लागू हो सकती नहीं है। जो आप बोल रहे हो ग्राउंड लेवल पे सभी को खुश करना है, इंडिया में ऐसा हो सकता नहीं। आप उतने नीचे तक जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में बहुत लंबी चेन है ब्यूरोक्रेटिक की, सीनियर जूनियर, उसका जूनियर चलता ही रहता है। तो कहाँ तक जाओगे आप? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आर्टिफिशियल थियरी, भाई ये इंसान ने लिखी है। जैसे मैकग्रेगर ने एक्स वाई बनाया, तूने जेड बनाया, कल उठ के कोई एबीसी बनाएगा। तो ये सब थियरी कोई सही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब बात आती है, थियरी में तो आपको ये पेपर पे तो बहुत अच्छी थियरी लग रही है कि भाई हाँ ऐसे मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ साइड में रह जाता है और थियरी टोटली फ्लॉप हो जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ स्लो प्रमोशन, ये थियरी में क्या कहना है कि प्रमोशन धीरे धीरे करो, ऐसा नहीं कि आते ही कुछ अच्छा किया तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो गलत कह रहा है कि भाई 4-5 साल बाद प्रमोशन करो। किसने कहा ऐसा? एक साल में ही तो प्रमोशन हो सकता है। आप कोई यंगस्टर को मौका तो दे के देखो, वो और अच्छे से चलाएगा। आप कैसे बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस वाले को ही प्रमोशन मिलना चाहिए? भाई एक्सपीरियंस वाला आलसी भी तो होगा। तो ये सब चीज़ें गलत है। क्लियर? तो ये सिर्फ थियरी बनाने के लिए अच्छी लग रही है, लेकिन जब उसके लिमिटेशन की बात करते हैं तब वो टोटली फ्लॉप हो जाती थियरी। ऐसी थियरी कोई ज़्यादा काम आती नहीं है। तो दिस इंडियन मार्केट में तो एटलीस्ट काम नहीं आएगी। तो ये था थियरी जेड। अगेन, अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कि भाई थियरी जेड क्या है समझाओ, या तो विलियम आउची की थियरी समझाओ, या तो 4 कंपोनेंट थियरी समझाओ। इसे 4 कंपोनेंट थियरी भी कहते हैं। क्लियर? तो अलग अलग तरीके से ये थियरी पूछी जा सकती है। विलियम आउची थियरी ऑफ मोटिवेशन, या थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन, या तो 4 कंपोनेंट थियरी ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे, मोटिवेशन यानी क्या, जूसियस की डेफिनेशन। उसके बाद आप थोड़ा हिस्ट्री लिखोगे, विलियम आउची ने थियरी कब दी, क्यों दी, ये सब। उसके बाद बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बना के बाद उसके फीचर्स लिख दीजिए, सारे फीचर्स बॉक्स के अंदर लिखिए। हर एक फीचर को आप 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करिए कि विलियम आउची का मानना ऐसा था कि ये तो होना ही चाहिए, तो कम एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो गए। सेम वे लिमिटेशन का बॉक्स बना दीजिए कि भाई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, फिर हर एक पॉइंट को आप 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज का मिनिमम हो जाएगा। तो दिस इज़ द थियरी जेड। अगर आपका MCQ है तो MCQ एंड में आपको मिलने ही वाले हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पे। तो अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो बट से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।